जब भी गले में खराश या फिर दर्द होता है तो हम अक्सर कहते हैं कि भाई टॉन्सिल्स में इन्फेक्शन हो गया। ये बहुत ही आम समस्या है। बचपन में तो ये बहुत ज़्यादा होता था, पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ये कम होता जाता है। पर ऐसा सबके साथ नहीं होता। कुछ लोगों को बचपन निकलने के बाद भी टॉन्सिल से जुड़ी समस्याएं रहती हैं, और ऐसे में कई लोग टॉन्सिल सर्जरी या फिर टॉन्सिलेक्टोमी का सहारा लेते हैं, यानी सर्जरी की मदद से टॉन्सिल्स को निकलवा दिया जाता है। अब पिछले कुछ दिनों से ये सर्जरी खबरों में बनी हुई है। क्यों? इसके पीछे वजह है एक मौत। जून के महीने में पूर्व मिस ब्राजील ग्लेसी कोरिया की मौत हो गई थी। वो 27 साल की थी। इनकी मौत हुई एक रूटीन सर्जरी करवाने के कारण, और ये सर्जरी थी टॉन्सिल्स की रिमूवल सर्जरी, यानी वो एक सर्जरी की मदद से अपने टॉन्सिल्स निकलवा रही थी। खबरों के मुताबिक इस सर्जरी के 5 दिन बाद ही उन्हें हैमरेज और हार्ट अटैक पड़ा, जिसके बाद वो कोमा में चली गई। 2 महीने कोमा में रहने के बाद उनकी मौत हो गई। पूर्व मिस ब्राजील की मौत के बाद इस बहुत ही कॉमन सर्जरी पर सवाल उठ रहे हैं। लोग जानना चाहते हैं कि क्या ये सेफ है। हमारे देश में भी टॉन्सिल सर्जरी बहुत आम है, खास तौर पर बचपन में। ऐसे में लोग जानना चाहते हैं कि टॉन्सिल सर्जरी क्या होती है, ये कैसे की जाती है और क्या ये सेफ है। पर उससे पहले ये समझ लेते हैं कि टॉन्सिल्स होते क्या हैं। टॉन्सिल हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, जो कि एक सिपाही की तरह काम करते हैं, जो कोई भी कीटाणु मुंह के द्वारा अगर पेट के रास्ते जाना चाहते हैं या सांस की नली में जाना चाहते हैं तो उनको ये रोकते हैं। टॉन्सिल्स के अलावा एडिनोइड्स और एक और टॉन्सिल्स होते हैं लिंगुअल टॉन्सिल। ये एक सर्कल बनाते हैं और उस सर्कल प्रिवेंट करता है हमारी कोई भी इन्फेक्शन को। इनको दूसरे तरीके से कहा जाता है प्राइमरी इम्यून सिस्टम। ये बच्चे के 1 साल से 2.5 और 3 साल तक इम्यूनिटी को हेल्प करते हैं। पहले कोई भी इन्फेक्शन होती थी, 2 या 3 इन्फेक्शन साल में होती थी, उसकी टॉन्सिलेक्टमी कर दी जाती थी। अब जैसे जैसे हमारी टेक्निक्स चेंज होने जा रही है, एंटीबायोटिक्स हमारे शरीर में अच्छी आने वाली हैं, तो हम टॉन्सिलेक्टमी की इंडिकेशंस काफ़ी हद तक चेंज होती जा रही है। आजकल जो हमने देखा है कि बच्चे ओबेसिटी या मोटे होने शुरू हो जाते हैं, उनको स्नोरिंग की प्रॉब्लम बहुत आ रही है, क्योंकि उनके नाक या गले का पैसेज ब्लॉक होता है। जिन बच्चों को रिपीटेड इन्फेक्शंस होती हैं, रिपीटेडली इन्फेक्शंस अर्ली चाइल्डहुड में होती हैं, उनके केसेस के अंदर ये टॉन्सिल के जो ग्लैंड होते हैं वो धीरे धीरे करके बढ़ने शुरू हो जाते हैं। जब ये एनलार्ज बड़े हो जाते हैं तो ये सांस के रास्ते को रोकते हैं, जिसके कारण ये बच्चे रात को खर्राटे लेते हैं, इनकी ऑक्सीजन की क्षमता कम हो जाती है रात को, और इनको थकावट की प्रॉब्लम रहने शुरू जाती है, और धीरे धीरे करके इनको मोटापेपन की प्रॉब्लम आती है। इन केसेस दिस इज ये एब्सोल्यूट इंडिकेशन होती है कि जिसमें कि हमें टॉन्सिलेक्टमी करनी ज़रूरी है। इन्फेक्शंस या अगर साल में 2 या 3, 4 या 5 भी इन्फेक्शंस होती हैं, हम एंटीबायोटिक्स या मेडिसिन से मैनेज कर सकते हैं। बट अगर मरीज़ को स्लीप एपनिया बच्चों का स्लीप एपनिया है, तो उनको इसका प्रभाव जब ये बड़े होंगे तब पड़ता है। कैसे की जाती है टॉन्सिलेक्टमी? के पहले और अब में बहुत फ़र्क आ गया है। टॉन्सिलेक्टमी के कई तरीके हैं। कोल्ड स्टील टॉन्सिलेक्टमी, मतलब नॉर्मल टॉन्सिलेक्टमी, जिसको हम एक कैप्सूल डाइसेक्ट करके उसको निकाल देते हैं। ये एक पुरानी टेक्निक होती थी, जिसके अंदर ब्लीडिंग या इन्फेक्शन के चांसेस बहुत होते थे, और उसमें पेशेंट को पोस्ट टॉन्सिलेक्टमी दर्द भी बहुत होता था। आजकल इसके बाद लेज़र टॉन्सिलेक्टमीज आई, लेज़र टॉन्सिलेक्टमी, रेडियो फ्रीक्वेंसी टॉन्सिलेक्टमी आई। लेकिन आजकल जो टॉन्सिलेक्टमी का जो लेटेस्ट टेक्निक है उसको कहते हैं कोबुलेशन टॉन्सिलेक्टमी। कोबुलेशन टॉन्सिलेक्टमी एक प्लाज्मा टॉन्सिलेक्टमी होती है, जिसमें ब्लडलेस और पेनलेस होती है। इसमें टॉन्सिल्स को पूरा निकाल दिया जाता है, और बच्चे को पेन और ब्लीडिंग के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। टॉन्सिलेक्टमी की मेन कॉम्प्लिकेशन है इन्फेक्शन और ब्लीडिंग। कोल्ड स्टील टॉन्सिलेक्टमी में 100 में से 1 या 2 मरीजों को अक्सर ब्लीडिंग के चांसेस हो सकते हैं।
बट कोबुलेशन टॉन्सिलेक्टमी में 1 लाख में 1 मरीज को हो जाए। बट टॉन्सिलेक्टमी की ये कॉम्प्लिकेशन, इसका आगाह कराना, इसका प्रिवेंशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक ऐसी कॉम्प्लिकेशन है जो जानलेवा भी हो सकती है। बट ये हर मरीज़ में नहीं होती। इससे घबरा के ये नहीं करना कि हमें टॉन्सिलेक्टमी ही नहीं करानी चाहिए। अगर इंडिकेशन है, उसकी ज़रूरत है, तो ज़रूर करानी चाहिए और प्रिकॉशन लेके इसको ठीक करना चाहिए। बट डर के मारे एक एपिसोड किसी के साथ ब्लीडिंग का हुआ है तो हमें डरना नहीं चाहिए कि हम आगे टॉन्सिलेक्टमी ना कराएं। अगर बच्चे को ज़रूरत है, उसका प्रभाव उसको लेट एज में पड़ेगा। आपने डॉक्टर साहब की बातें सुनी। अगर टॉन्सिल सर्जरी करवाने की ज़रूरत है तो इससे हिचके नहीं, क्योंकि ऐसे में आगे जाकर और दिक्कतें हो सकती हैं। पर हाँ, सर्जरी के बाद रिकवरी कैसे होगी, इन बातों का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। हालांकि अपने आप में ये सर्जरी खतरनाक नहीं है, इसलिए अगर आपको या आपके बच्चों की सर्जरी की ज़रूरत है तो डॉक्टर से बात करके अपने सारे डर दूर कर लें। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। बारिश का मौसम आ गया है, जानिए ऐसे में अपनी स्किन का ख्याल कैसे रखें। बारिश के पानी के साथ हवा में घुला प्रदूषण भी हमारी स्किन तक आ जाता है। उमस और नमी की वजह से स्किन पहले से ही काफ़ी सेंसिटिव होती है, इसलिए इन्फेक्शन जल्दी हो जाता है। गर्मी में जो फंगस और बैक्टीरिया एक्टिव नहीं होते हैं, उनको इस मौसम में बिल्कुल सही ग्रोथ मिल जाती है। ऐसे में बारिश के मौसम में स्किन का खास ख्याल रखना ज़रूरी है। अगर आपकी स्किन ऑयली स्किन है तो फिर आपको अपनी स्किन की साफ सफाई पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। सैलिसिलिक एसिड का इस्तेमाल करें। ये एक तरह का एसिड होता है जो स्किन की ऊपरी डेड सतह को हटाता है काफ़ी अच्छे तरीके से। जिन फेस वॉशेस में ये एसिड हो उनका इस्तेमाल करिए। आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट कर देंगे अगर आपकी स्किन को इसकी ज़रूरत होगी तो। अगर चेहरे पर दाने या फिर मुहासे हैं तो बार बार उन पर हाथ मत लगाइए। गंदे या जैसे तैसे हाथों से स्किन मत छुइए। सिर पर भी दाने या फिर फोड़े हो गए हैं इस मौसम में तो एंटीसेप्टिक शैम्पू का इस्तेमाल करिए। जड़ों तक बाल सुखाइए। मुल्तानी मिट्टी वाला फेस पैक हफ्ते में 1 बार लगाइए, फ़ायदा होगा। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो सेंसिटिव स्किन के लिए इस्तेमाल होने वाला माइल्ड फेस वॉश इस्तेमाल करिए। ऐसा मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करिए जिसमें ऑयल कम हो। 8 से 10 ग्लास पानी रोज़ पीजिए। अगर आपकी स्किन नॉर्मल है तो आपको अपनी स्किन की जो सेंसिटिव जगह हैं उनका ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ जहाँ आपकी स्किन में फोल्ड पड़ते हैं वो जगह बैक्टीरिया और फंगस की बढ़त वाली जगह बन जाती है, जैसे जांघों का भीतरी हिस्सा, आपकी बगलें, पैरों की उंगलियां। इन जगहों को अच्छे तरीके से पोंछ कर सुखाइए। यहाँ फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। मोजे पहने तो पहले एंटी फंगल टैल्कम पाउडर लगा लीजिए। जूतों को धूप में सूखने के लिए ज़रूर रखिए। समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक, यानी एक झकास सी हेल्थ टिप। जाने अगर आपको भूख कम लगती है, ऐसे में अपनी डाइट क्या रखें। कुछ लोगों को भूख बहुत कम लगती है और इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जिसमें से कुछ मेडिकल कारण भी हो सकते हैं। अगर आपको भी ये समस्या है तो ज़रूरी है कि आप किसी डॉक्टर से मिलकर इस प्रॉब्लम के बारे में बात करें, क्योंकि कम खाने के चक्कर में आपके शरीर को ज़रूरी पोषण भी नहीं मिल पाता। अब अगर आप इस समस्या से जूझ रहे हैं तो आपको अपनी डाइट पर खास ध्यान देना ज़रूरी है, यानी एटलीस्ट जो आप खा रहे हैं उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। इस बारे में हमें और जानकारी दी न्यूट्रिशनिस्ट विभूषा ने। हम जो भी खाना खा रहे हैं अगर वो दिखने में अच्छा हो तो उससे हमारे पेट में डाइजेस्टिव जूसेस, जिनसे खाने का डाइजेशन होता है, वो रिलीज़ होना चालू होते हैं। थोड़ी थोड़ी देर बाद थोड़ा थोड़ा खाना खाइए। खाना खाने से 10 मिनट पहले 1 चम्मच अदरक का फाइन पेस्ट बनाकर उसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा नींबू का रस मिलाकर 2 टाइम खाएं तो आपकी भूख बढ़ सकती है। नरम खाना जो चबाना कम पड़े वो खा सकते हैं। ताज़े फल जो नरम हो वो खा सकते हैं। दाल चावल, दाल में भिगोई हुई रोटी खा सकते हैं। ऐसा खाना जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो वो आपको ज़्यादा खाना चाहिए। एक और चीज़ आप कर सकते हैं और वो है नियमित एक्सरसाइज। उससे भी भूख पर अच्छा असर होता है। ये सारी चीज़ें आप रोज़ अपनाएं और फिर इसका असर अपनी भूख पर देखिए। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। शुक्रिया।